वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक में पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2020 के अटैम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है शेक्सपियर लिमिटेड एंड ट्रेवर लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। फॉलोइंग आर द समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ शेक्सपियर लिमिटेड एंड इट्स कंपेटिटर ट्रेवर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। हमारे सामने दोनों एंटिटीज़ की जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंपेरेबल फॉर्मेट में गिवन है, और उसके बाद जिसमें तमाम आइटम्स हैं। उसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी के भी जो मेन फिगर्स हैं वो सब गिवन है, और फिर रिक्वायरमेंट्स पर डायरेक्ट आ गए हैं कि कंप्यूट रेलिवेंट रेशोज फॉर एस एल एंड टी एल, यानी दोनों एंटिटीज़ की हमें रेशोज कैलकुलेट करनी है टू असेस विच कंपनी सीम्स टू, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर टू पे ऑन टाइम एंड सो ऑन। तो 8 डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हर पॉइंट के ऊपर हमने ये देखना है, पहले तो हमें ये खुद फैसला करना होगा कि इसके लिए रेलिवेंट रेशो कौन सी है। और जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी रेलिवेंट रेशो है, तो फिर वो रेशो कैलकुलेट करके ये भी आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि कौन सी कंपनी इस सिलसिले में बेहतर है या बुरी है, जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा। तो पहले एक फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं और दोबारा इन 8 पॉइंट्स की तरफ आएंगे, और इन पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव में रेलिवेंट रेशो को आइडेंटिफाई करके कैलकुलेट करेंगे, और एक कंक्लूजन भी जो है उस पर इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो आंसर बनाते हैं, और इसमें हमें बेसिकली रेलिवेंट रेशोज कैलकुलेट करनी है दोनों एंटिटीज़ की, और उसमें फिर कंपैरिजन भी करना है। तो सबसे पहला आइटम देखते हैं क्या है। तो गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम। तो जो एंटिटी अपने कस्टमर्स को इंसेंटिव देती है कि वो टाइम पर पे करें, उनका डेटर कलेक्शन पीरियड कम होता है। तो इसका मतलब है कि हमें जो रेलिवेंट रेशो कैलकुलेट करनी चाहिए वो एवरेज टाइम टू कलेक्ट या डेटर कलेक्शन पीरियड करनी चाहिए। और फार्मूला जो है इस रेशो का, दैट इज डेटर इंटू 365 डेज के साथ में, डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स। तो ये रेशो हम दोनों एंटिटीज़ के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें डेटर्स की फिगर भी गिवन है, और सेल्स की फिगर भी गिवन है। तो डेटर्स वाली फिगर को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेल्स की फिगर लिख लेंगे, और फिर रेशो कैलकुलेट करते हैं। 59 डेज फॉर एस एल और 33 डेज फॉर टी एल। तो इसका मतलब है कि गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर टू पे ऑन टाइम, तो जल्दी कलेक्ट जो है वो टीएल वाले कर पा रहे हैं। इट शोज के टीएल जो है अपने कस्टमर को ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है, जिसकी वजह से वो टाइम पर पे कर रहे हैं। तो हमारा कंक्लूजन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि टीएल। सेकंड है अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर्स, यानी किसको अपने सप्लायर्स की तरफ से ज़्यादा टाइम मिलता है पे करने के लिए। तो इसमें एवरेज टाइम टू पे की रेशो रेलिवेंट हो जाएगी। जिसे हम क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड भी कहते हैं। फार्मूला इसका होगा क्रेडिटर्स इंटू 365 डेज डिवाइड बाई परचेजेस। तो हमें क्रेडिटर्स और परचेजेस की फिगर क्वेश्चन से चाहिए। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है। हमारे पास क्रेडिटर्स की फिगर भी है, परचेजेस की फ़िगर हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे पास स्टॉक इतनी डिटेल है इन्वेंट्री की कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करके परचेजेस फाइंड आउट कर सकें। तो जहाँ पे परचेजेस की वैल्यू गिवन ना हो, वहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की फ़िगर
यूज़ कर सकते हैं, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर को यूज़ कर रहे होंगे। पेबल्स इंटू 365 डेज डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर के साथ। तो एस एल के अंदर हमारे पास आंसर आ रहा है 93 डेज, और टी एल के अंदर हमारे पास आंसर आ रहा है 59 डेज। तो ज़्यादा जो पीरियड टाइम का अलाउ हो रहा है वो क्लियरली एस एल को हो रहा है, 93 डेज का। तो हमारा आंसर होगा एस एल। थर्ड पार्ट है, बी मोर एफिशिएंट इन द यूज़ ऑफ कैपिटल। के जो एंटिटी है वो अपने कैपिटल के यूज़ में ज़्यादा एफिशिएंट है। तो कैपिटल का यूज़ जो है वो हमें पता चलता है रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड से। तो हमारी रेलिवेंट रेशो जो है वो आर ओ सी ई ओ। इसमें हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे, डिवाइड कर देंगे उसे कैपिटल इम्प्लाइड से। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेने के लिए हमें नेट प्रॉफिट में फाइनेंस कॉस्ट को ऐड बैक करना पड़ेगा, और कैपिटल इम्प्लाइड की फिगर हमें जो चाहिए उसमें हम कैपिटल एंड रिजर्व इक्विटी बन जाएगी, और लॉन्ग टर्म लोन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सो प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऐड बैक करके दोनों एंटिटीज़ का, और फिर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। तो एस एल के लिए हमारे पास आंसर आ रहा है 17.48%, और टी एल के लिए आंसर आ रहा है हमारे पास 19.22%। तो ज़्यादा जो प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है अपने एसेट्स पे वो टी एल की एंटिटी है। तो कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड इसका ज़्यादा बेहतर है, तो ये ज़्यादा कैपिटल का एफिशिएंट यूज़ कर पा रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी टी एल। फोर्थ पॉइंट है कि कीप लोअर सेलिंग प्राइसेस टू गेन द मार्केट शेयर। कि इनमें से किस एंटिटी ने अपनी सेलिंग प्राइसेस को लो रखा हुआ है ताकि वो मार्केट शेयर जो है वो अर्न कर सकें। सो प्राइसेस लो रखने का मतलब ये होता है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होगा। और फार्मूला हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर भी है और सेल्स की वैल्यू भी है। तो बेस्ड ऑन दिस 31.74% हमारे पास आ रहा है एस एल का, और 21.47% आ रहा है टी एल का। तो सेलिंग प्राइस जिसने लो रखी हुई होगी ताकि मार्केट शेयर गेन करे, वो एंटिटी कम ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन अर्न कर रही होगी, जैसे कि टी एल। तो दूसरी एंटिटी जो है वो 31% से भी ऊपर अर्न कर रही है, और ये 21.47%। तो आंसर होगा टी एल। फिफ्थ पॉइंट है कि हैव बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, कि किस एंटिटी की लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर है। तो हमारी दो रेशोज होती हैं लिक्विडिटी की, एक करंट रेशो और एक क्विक रेशो।
तो करंट रेशो पे फोकस करते हैं पहले, और इसका जो फार्मूला होगा दैट वुड बी करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स भी हैं और करंट लाइबिलिटीज़ की फिगर भी गिवन। तो अमाउंट्स तो डिफरेंट हैं करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ की, लेकिन जो रेशो का आंसर आ रहा है वो दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि हम करंट रेशो की बेस पर तो लिक्विडिटी पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते कि किस एंटिटी की बेहतर है। तो एक और रेशो जो हमारे पास लिक्विडिटी की होती है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्विक रेशो। इसका फार्मूला बेसिकली होगा कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को निकाल कर और बाकी एसेट्स ले लेंगे जिन्हें क्विक एसेट्स कहते हैं और डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटी। तो इन्वेंट्री की फिगर जो गिवन है उसको करंट एसेट्स में से लेस कर देना है, सेम करंट लाइबिलिटीज़ ले लेनी है। तो एस एल की क्विक रेशो हमारे पास आ रही है 1.03, जबकि टी एल की क्विक रेशो हमारे पास आ रही है 0.82। तो ज़्यादा बेहतर लिक्विडिटी जो है, क्योंकि करंट रेशो में तो दोनों सेम है, लेकिन क्विक रेशो के हिसाब से देखें तो बेहतर लिक्विडिटी जो है वो एस एल की है। तो ये हमारा आंसर होगा। सिक्स्थ है कि हैव हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट्स इनटू प्रॉफिट। तो एसेट्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जी एसेट्स पे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो हमारी जो रेलिवेंट रेशो बनती है वो है रिटर्न ऑन एसेट्स, लेकिन अल्टरनेटिवली एसेट टर्नओवर रेशो को भी आप इस कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसका टर्नओवर ज़्यादा होगा वो अपने एसेट्स को बेहतर जो है कन्वर्ट कर रहा है। तो फार्मूला जो है रिटर्न ऑन एसेट्स की रेशो का, दैट वुड बी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो जैसे हमने पहले यूज़ किया था, नेट प्रॉफिट में फाइनेंस कॉस्ट को ऐड बैक करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। और हमने टोटल एसेट्स लेने हैं, तो वो डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है। तो एस एल के लिए हमारा आंसर आ जाएगा 12.77%, और टी एल के लिए हमारा आंसर आ जाएगा 14.29%। तो टी एल के जो हैं वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न है, तो इट रिफ्लेक्ट्स के हमारा आंसर टी एल होना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट है कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली। तो कौन सी एंटिटी जो है वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ज़्यादा एफिशिएंटली जो है कंट्रोल कर रही है। और इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास अ, एक तो लॉन्गर वे है कि अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन करते हैं तो जिसका जो कह लें कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का जो डिफरेंस है कम होगा, वो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस होगी इस सिलसिले में। लेकिन दूसरा एक डायरेक्ट जब हमारे पास डाटा अवेलेबल हो तो आसान तरीका है कि आप सिंपली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की रेशो ले लें, दैट वुड बी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स। तो सेल्स की वैल्यू भी गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी गिवन है।
20.95% एंड 13.84%। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हैं टीएल के, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि ये बेहतर मैनेज कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे, उनका बेहतर कंट्रोल है क्योंकि ये सेल्स के प्रोपोर्शन में कम है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, हैव हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन फ्यूचर। तो इसमें जो रेलिवेंट रेशो बनती है वो गेयरिंग बनती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ डेट कितना ज़्यादा है किसका इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में वो हम देख सकते हैं। तो फार्मूला इसका बेसिकली है डेट डिवाइड बाय इक्विटी, और आप अल्टरनेट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, डेट डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट। तो डेट और इक्विटी दोनों ही गिवन है क्वेश्चन में। एसएल के लिए हमारे पास आंसर आ रहा है 22.62% एज कम्पेयर टू इक्विटी, और टीएल के लिए आंसर आ रहा है हमारे पास 48.67%। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी अगर डेट का रेशो देखें तो टीएल का डेट का रेशो काफ़ी ज़्यादा है, और टीएल का जब डेट का रेशो ऑलरेडी ज़्यादा है तो उन्हें फर्दर बैंक लोन लेने में प्रॉब्लम्स आएंगे एज़ कम्पेयर टू एसएल, क्योंकि उनका अभी बहुत कम इक्विटी के मुकाबले में जस्ट 22-23% उन्होंने बैंक लोन लिया हुआ है। तो मज़ीद लोन अगर वो लेना चाहेंगे तो उनके पास एसेट्स जो हैं सिक्योरिटी के लिए, कोलेटरल के लिए बैंक को भी देने के लिए अवेलेबल होंगे, और बैंक के लिए भी लेस रिस्की होगा कि वो एसएल को लोन ग्रांट करें। तो हमारा आंसर होगा एसएल। तो ये 8 सिचुएशंस जो हमसे पूछी गई थी, और हर सिचुएशन में हमने रेशो कैलकुलेट की और उसकी बेसिस पे बताया कि कौन सी एंटिटी उस जो मैयर है उसके मुताबिक पूरा उतर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।